देखना स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है। हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो रेखिक समीकरण युग्म है, इन रेखिक समीकरण युग्म में कौन सा रेखिक समीकरण युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। यदि इनमें से कोई सा एक रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो उसका हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना, देखना, हमें सबसे पहले ना इसको a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 से तुलना करके हमें ये चेक कर लेना है इनमें से कौन सा संगत है तथा कौन सा असंगत है। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखना, अगर मैं इस क्वेश्चन का a1 अपॉन a2 निकालता हूँ, a1 अपॉन a2, तो a1 क्या बताया था मैंने आपको बता रखा है a1 जो होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, 1 है। दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक a2 होता है जो कि 2 है। तो 1/2, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 1/2। और b1 अपॉन b2 निकालते हैं फिर हम, b1 अपॉन b2। b1 कितना है, फर्स्ट समीकरण में पहली इक्वेशन में y का गुणांक क्या होता है, b1 होता है। दूसरी समीकरण में दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक b2 होता है। सही है, वो कितना आ रहा, वो भी 1/2 आ रहा है। फिर तो हमें c1 अपॉन c2 भी चेक करना चाहिए। देखो, फिर हमें c1 अपॉन c2 चेक करके देखना है। c1 क्या होता था, अचर पद। किसी भी रेखिक समीकरण में अचर पद क्या बताएगा हमें, c1। सही है, तो c1 5, c2 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। देखो a1 अपॉन a2 भी 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2 और c1 अपॉन c2 भी 1/2। तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि a1 अपॉन a2 बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और ये सारा ही बराबर है c1 अपॉन c2। तो फिर तो ये समपाती रेखाएं हुई, और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत रेखाएं होती है। तो ये क्या है, संगत रेखाएं। सही है, और जौन सा भी इनमें से संगत होगा उसका हमें क्या करना था, उसका हमें ग्राफीय विधि से उसका जौन सा भी इस इक्वेशन में से, इन सारी इक्वेशंस में से जौन सा भी संगत रेखाएं होंगी जिसकी भी, उसका हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। मतलब पहले वाले का तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है क्योंकि वे दोनों ही रेखाएं कैसी हैं, संगत रेखाएं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना सेकंड वाला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका भी a1 अपॉन a2 से चेक करो, a1 अपॉन a2। a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक a1 होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, 1 है। और दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक क्या होता था हमारा, a2 होता था, तो 3 है। तो 1/3 आ गया, सिंपल सिंपल। अब देखो b1 अपॉन b2 निकालना है हमें, b1 अपॉन b2। देखो b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में y का गुणांक विद साइन। देखो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, -k1, 1 नहीं -k1, क्योंकि y के गुणांक में कुछ नहीं दिया है बट उसके आगे माइनस चिन्ह दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, -k1। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको ऐसे समझ लो, -ky है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, -k1 इंटू वाई। तो y का गुणांक कितना हुआ, -k1 हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ से देखो y का गुणांक फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, -k1, और वो क्या होता था हमारा, b1 होता था। दूसरी इक्वेशन में y का गुणांक देखना, -k3, माइनस से माइनस कटा, 1/3। अभी तक जितना a1 अपॉन a2 आ रहा उतना ही b1 अपॉन b2 आ गया। चलो चेक करते हैं c1 अपॉन c2 भी। और c1 अपॉन c2 किसी भी इक्वेशन में अचर पद क्या होते हैं, c1 और c2 होते हैं। देखना फर्स्ट इक्वेशन में अचर पद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में अचर पद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 1/2। देखो भाई a1 अपॉन a2, जो हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 था वो तो सेम आ रहा था, बट c1 अपॉन c2 सेम नहीं आ रहा है। तो देखो ये कंडीशन क्या बन रही है, ये कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसी कंडीशन समांतर रेखाओं की होती हैं। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? असंगत रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर जाती हैं, वे काटती नहीं है, तो ये क्या होती हैं? असंगत रेखा। और असंगत रेखा का हमें ग्राफ ही नहीं बनाना था, हमें ग्राफ किसका बनाना था? सिर्फ संगत रेखाओं का बनाना था। मतलब अभी तक में हमें फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, सेकंड का नहीं बनाना है, क्योंकि सेकंड रेखाओं से हमें क्या बनना है? असंगत रेखाएं हैं दोनों के दोनों। सेकंड पार्ट में जो दोनों रेखाएं युग्म हैं वे असंगत है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। अब थर्ड के देखना, A1/A2 निकालते हैं इसका भी। A1/A2 देखो ये बेस्ट मेथड है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करके किसी भी समीकरण का ये सिंपली बता सकता है कि वो संगत होगी, असंगत होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी, कुछ भी हम उसके निकाल सकते हैं। सही है। तो A1/A2, A1 कितना था? फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक 2, फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक। A2 कितना होता है? सेकेंड इक्वेशन में x के गुणांक 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। क्लियर। अब देखना हमें निकालना है B1/B2। देखो B1 क्या होता है? B1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक। y का गुणांक कुछ नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, तो 1/। सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक विद साइन -2। क्लियर है। अभी बताया था ना, -2y को हम क्या लिख सकते हैं? -2 × y। तो y का मल्टीप्लिकेशन कितना है? -2। देखो देखो देखो, यहाँ पे 1/2, यहाँ -1/2, तो इक्वल नहीं हुआ ना। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन तो डिफरेंट है। तो देखो यहीं से A1/A2 ही बराबर नहीं आ रहा जब B1/B2 के, तो आगे चेक ही क्यों करें? अब तो बराबर आए है ना आए C1/C2। तो ये रहनी तो क्या है? प्रतिच्छेदित रेखा है। A1/A2 अगर बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के, तो वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं संगत रेखाएं होती है, क्योंकि एक दूसरे को कट करके जाती हैं इस तरह से। वो सही है, कट करके जाएंगे तो वहां पे जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट पे एक हल मिलेगा हमें। सही है। तो ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है संगत रेखाएं। संगत रेखाएं मतलब थर्ड वाले पार्ट का भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और हल निकालने पड़ेंगे ग्राफ बना करके। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। अब फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। इसमें भी A1/A2 निकालो। A1/A2 कितना है? यहाँ पे देखो A1 फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक A1, सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक A2 जो कि 4 है। फर्स्ट इक्वेशन में x का गुणांक 2, सेकेंड इक्वेशन में x का गुणांक 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। क्लियर। और देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का गुणांक B1, सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक B2 विद साइन। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y का गुणांक -2, सेकेंड इक्वेशन में y का गुणांक -4। पहले तो माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी तक सेम आ रहे हैं। A1/A2 सेम आया B1/B2 के, तो हमें चेक करना पड़ेगा C1/C2 क्या आ रहा है। C1/C2 चाहे तो लेफ्ट हैंड में लिख रहा हो चाहे राइट हैंड में लिख रहा हो, बट हमें तुलना करनी होती है अचर पदों की। तो देखो दोनों में लेफ्ट हैंड में लिख रहे, -2 बटे -5, -2 डिवाइड बाई -5, माइनस से माइनस कटा 2/5। देखो भाई A1/A2 1/2, B1/B2 1/2। A1/A2 तो सेम आ रहा है बट देखो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन तो हमारी समांतर रेखा की कंडीशन होती थी। सही है, जो कि देखो यहाँ पे भी आया था, सेकंड पार्ट में भी आया था। सही है। और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, वे एक दूसरे को कभी कट करती ही नहीं है।
तो वे कैसी होती हैं? असंगत रेखाएं, असंगत रेखाएं होती हैं। क्लियर है? तो फाइनली हमें ये पता चला है कि फर्स्ट पार्ट और हमें थर्ड पार्ट का ग्राफ बनाना पड़ेगा और उन फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का ग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर उनके हल याद करने पड़ेंगे। मतलब वहाँ से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखना स्टूडेंट, अब हमें ग्राफ बनाना है फर्स्ट पार्ट का, x + y = 5 तथा 2x + 2y = 10। दोनों संगत रेखाएं हैं, अभी हमने देखा था। और देखो, हमें सबसे पहले जब इसके ग्राफ बनाना होता है तो हमें उसके निर्देशांक निकाल लेने होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स टाइप कुछ बनाएंगे और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सही है। और इन 3 पार्टों को फिर हम बराबर बराबर 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ और यहाँ से y की वैल्यूज़, सही है। वारी वारी से हमें 0 रखना है। तो यदि देखो x की वैल्यू 0, यदि देखो हम x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 मतलब x को हटा दो, तो कितना बचा? x की वैल्यू 0, उस टाइम पे कितना बचा? y बचा होगा, सिर्फ y बराबर 5 आ रहा होगा, सही है। एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रखते हैं, दूसरे की निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वाले वेरिएबल की 0 रखते हैं वैल्यू, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके देखते हैं। देखो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, मतलब x को हटाया और ये देखा कि y कितना आ रहा है। तो y कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। अब मैं y को हटाने की कोशिश करता हूँ, मैंने y को हटा दिया, सही है, मतलब उसका मान 0 रख दिया। तब x की वैल्यू कितनी आ रही? अब की बार x की वैल्यू 5 आ रही है, सही है। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि x, y, सही है। हमें ये पता चल रहा है जिस टाइम पे x की वैल्यू, जिस टाइम पे x की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे y की वैल्यू 5 थी, और जिस टाइम पे y की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे x की वैल्यू 5 थी। देख लो भाई, इजी सा मेथड है। x और y की वैल्यू, x, y की वैल्यू, सही है। x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू 5 आई थी, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। x, y की वैल्यू किस तरह से निकली? x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 5। क्लियर है? x, y, x, y, x, y, सही है। x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 5। देखना, y की वैल्यू 0 डालने पे x की वैल्यू 5। पहले x का पॉइंट होता है, फिर y का पॉइंट होता है। अब देखो हमें ग्राफ बना लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक कार्तीय तल ड्रॉ कर लेना है। देखो ये क्या है? x अक्ष, ये क्या है? y अक्ष, ये क्या है? माइनस के x अक्ष, और ये क्या है? माइनस के y अक्ष। देखना, यहाँ पे होगा हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु पे होते 0,0, सही है, 0,0। यहाँ पे कुछ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। क्लियर है? ऐसे ही इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे, इन्फिनिटी तक नंबर्स जा रहे होंगे। देखना, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5, इन्फिनिटी तक ऊपर भी जा रहे होंगे। देखो अब इन पॉइंट्स को रखते हैं। जिस टाइम पे x की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे y की वैल्यू 5 थी। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 5, ये रहा वो पॉइंट 0,5। क्लियर है? x की वैल्यू 0 थी ना शुरू में, तो y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 का मतलब पता क्या है? हम x में गए नहीं, टोटली हम y में गए हैं, और y में हम 5 तक गए हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन, देखो जिस टाइम पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि y में गए ही नहीं, टोटली x में। तो टोटली x में कितने गए थे हम? 5। ये रहा वो पॉइंट 5,0।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो इस तरह से हमारी इक्वेशन किसके ग्राफ बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ हमारे बन जाएगा। सही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बन चुका है। अब देख लेते हैं दूसरी इक्वेशन का ग्राफ। इसके लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। अब देखो अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये पूरा पार्ट 2x 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूँगा ये 2x भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 0 रखने पे बचा 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 2x उस टाइम पे 0 हो चुका होगा। 2y इज इक्वल टू 10, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। और y की वैल्यू 0 डालने पे भी तो ऐसे ही होगा, क्योंकि इस बार 2y 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस बार 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। सही है, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी नहीं होती। तो y की वैल्यू 0 डालने पे x की वैल्यू इस बार 5। देखना वही पॉइंट आए हैं जो इस इक्वेशन के आए थे। सही है, देखो चाहे तो यहाँ पे x, देखो ये x कॉमा वाई, x कॉमा वाई कितना है, x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू। देखो यही पॉइंट आ रहे, 0,5 0,5, 5,0 5,0। सही है, मतलब क्या है कि ये इक्वेशन भी उन्हीं पॉइंटों से होकर के गुजरेगी। 0,5 ये रहा, सही है, और 5,0 ये रहा। दूसरी इक्वेशन भी उन्हीं पॉइंटों से होकर के गुजरेगी जिस पॉइंट से ये वाली इक्वेशन होकर के गुजरी थी। एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रही होंगी ये दोनों लाइन है। सही है, पहली वाली लाइंस को मैंने किससे बनाया था, रेड कलर के मार्कर से, और दूसरी को ब्लैक से। देखो उन्हीं पॉइंटों से होकर के जा रही होगी। भाई मैं मार्कर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। जिस टाइम पे आप स्केल से बनाओगे ना, आप देखोगे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। सही है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत रेखाएं, संगत रेखाएं। और संगत रेखाओं के जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये संगत रेखाएं हैं, अतः समपाती रेखाएं हैं, सॉरी से ये लिखेंगे, अतः ये समपाती रेखाएं हैं। इनके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। सही है, यहां पे हम ये नहीं बता सकते कि x की वैल्यू ये आ रही है, y की वैल्यू ये आ रही है, क्योंकि अनंत हल होंगे। सही है, कौन से हल बताएं, जो भी x की वैल्यू डालेंगे उस पर y की वैल्यू निकलती जाएगी, x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू निकलती जाएगी। तो ऐसे अनंत हल आ रहे होंगे जिन पॉइंटों पे कट कर रहे होंगे, क्लियर है, या टच कर रहे होंगे। हल होते क्या हैं, हल वही तो होते हैं जहाँ पे कोई भी दो रेखाएं टच करें या कट करें। तो सिंपल सी बात है, ये तो अनंत जगहों पर टच कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था एक्सरसाइज 3.2 के, कि जब दो रेखाएं से संपाती होती हैं तो वे एक दूसरे के ऊपर जाती हैं, और एक दूसरे के जब वो ऊपर जाएंगी तो अनंत पॉइंट्स पर से हर एक पॉइंट पर टच करेंगे वे अपने। तो वहां से हर एक पॉइंट पे उनका क्या बनना होगा, हल बनना होगा। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर के एक रेखा बनती है, तो इसलिए अनंत हल होते हैं। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बता देता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट जो हमें संगत आया था। सही है,
तो उसका भी हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इस अचर पद को उठा करके दूसरी साइड में ले जाना है। तो ये कितना बन जाएगा उस टाइम पे 2x + y = 6 बन जाएगा। और देखो ये भी क्या बन जाएगा 4x - 2y = 4 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका भी क्या कर लेना है, एक बॉक्स टाइप में इसको बैठा देते हैं। सही है। देखना अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y रखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो पूरा 2x 0 जाना, बचेगा सिर्फ y = 6। कब, जिस टाइम पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी, देखो 2x तो गायब हो गया ना, बचे कितना y, और y की वैल्यू 6। क्लियर है। अब देखो जिस टाइम पे y की वैल्यू 0, y कहाँ है, नीचे वाली लाइन में आ रहा है y, तो y की वैल्यू जिस टाइम पे 0, y की वैल्यू 0 डाल दो, कितना बचा 2x बचा, और बराबर में 6, 2x = 6, तो x = 3। क्लियर है, क्योंकि 2 डिवाइड करेगा तो x = 3। अब देखो x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 होने पे x की वैल्यू 3, तो निर्देशांक कैसे आएंगे देखना, नीचे वाली लाइन में तुरंत का तुरंत लिख रहा हूँ निर्देशांक। ठीक है, कंफ्यूज भी ना हो, x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू, x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो निर्देशांक कितने आए 0,6, x की वैल्यू कोमा y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू यदि 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, यदि y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। पहले हम बहुत लंबा चौड़ा लिखते थे, सही है, अब हम एक बॉक्स से में ही काम हो जाएगा हमारा। सही है, देखो ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, सारे मेथड से सीख लो। सही है, पहले मैं इसको बहुत लंबे चौड़े से लिखाता था, पहले x को 0 डालता था, फिर y की वैल्यू निकालता था, फिर y को 0 रखता था, फिर x की वैल्यू निकालता था, फिर निर्देशांक लिखता था, तो बहुत लंबा चौड़ा स्पेस आ जाता था। अब देखो दो बॉक्स रखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू तुरंत निकल जाती है, फिर y की वैल्यू रखो, तुरंत x की वैल्यू निकल जाती है, दूसरे स्टेप में निर्देशांक रख दो। क्लियर है, ऐसे देखो यहाँ पे करना है, x ये यहाँ पे y, देखना जिस टाइम पे मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो टोटली 2x 0 हो गया, सॉरी टोटली 4x 0 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू रखने से 4 × 0 भी तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 - 2y तो कितना आया -2y, तो कितना बचा 0 - 2y = 4, तो -2y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4/-2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आई -2। क्लियर है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -2, और y की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू जैसे तुम 0 रखोगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 4x बचेगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखने पे तो y वाला पार्ट ही हट गया, तो सिर्फ कितना बचा 4x = 4, 4x = 4, 4x = 4, 4 से 4 डिवाइड करेगा तो x = कितना आएगा 1, 4 से 4 डिवाइड करेगा। अब देखो y की वैल्यू 0 होने पे x की वैल्यू 1 आ रही है, तो अब देखो निर्देशांक किस तरह से निकलेंगे, अब निर्देशांक निकलेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू, देख लेते हैं इसको भी, ये क्या निर्देशांक x, y, x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू -2 थी। अब देखो y की वैल्यू 0 होने पे x की वैल्यू कितनी थी 1, हमेशा x का पॉइंट पहला आता है, y का पॉइंट बाद में आता है। अब इन चीज़ों को हमें क्या कर लेना है, ग्राफ पे बता देना है। अब हम देख लेंगे कि प्रतिच्छेद रेखाओं के ग्राफ कहाँ पे कट कर रहे हैं, सही है, देख लेते हैं। देखना मैं अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 6 थी, x की वैल्यू जैसे ही 0 होगी y की वैल्यू 6 पहुँच गई, तो 0,6, x में 0 का मतलब है x में हम गए नहीं, टोटली y में गए हैं, तो टोटली y में कितने गए 6, x में 0 थे, सही है, तो टोटली y में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। और अगर हम y में ना जाएं, मतलब y में 0 जाएं, उस टाइम पे x में हमें 3 जाना पड़ेगा, उस टाइम पे x में
3 जाना पड़ेगा। और वो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, 3,0 यहाँ पे। अगर इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलने वाला है। इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे अगर से, यहाँ से एक ग्राफ बनेगा। और वो ग्राफ क्या होगा, 2x + y = 6 का वो हमारा ग्राफ होगा। ये तो आ गया ये ग्राफ, 2x + y - 6 = 0 या 2x + y = 6 का ग्राफ। और अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं 4x - 2y = 4 की ग्राफ की बात करते हैं, तो देखो x की वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू -2 थी। y की वैल्यू -2 का मतलब क्या है, निगेटिव y अक्ष पे। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू -2 मिल रही थी, सही है। और जिस टाइम पे हमें y की वैल्यू 0 रखी थी हमने, x की वैल्यू 1 मिल रही थी। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 1 मिल रही थी। ये था वो पॉइंट, सही है। ये पॉइंट इस तरह से जा रहा होगा, इस तरह से ये जा रहा होगा, सही है। देखो मैंने क्या बताया था, ये दोनों की दोनों रेखा प्रतिच्छेदित रेखा है, काट करके जा रही है कि नहीं जा रही है, देख लो। तो ये किसका ग्राफ है, 4x - 2y = 4 का ग्राफ है। क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है, इसके हल बताने। हल बताने के लिए देखो जिस पॉइंट पे कट करता है वहां पे एक x की वैल्यू आती है, एक y की वैल्यू आती है। मतलब कहने का यह है, हमें यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस में देखो, इन दोनों इक्वेशंस में देखो, यहाँ पे है y और यहाँ है -2y। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, +2y हो जाएगा और बराबर में 12 हो जाएगा। और फिर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो -2y +2y कट जाएगा। इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये जो विधियां होती है ना, मैं आपको अब बताने वाला हूं इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। आप ज्यादा समझना मत इस बारे में, सही है। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखो मैंने भाई क्या किया, समीकरण 1 में 2 से गुना की और फिर समीकरण 2 को जोड़ दिया। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2y बराबर 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। ये आ गई इक्वेशन। और समीकरण 2 को हमें जोड़ना है, मतलब इसको ऐसे के ऐसे ही रखना है, = 4। इसको जोड़ देंगे तो 4x और 4x कितना हो गया, 8x। ये आपस में कट गया, बराबर में कितना आया, 12 और 4 16। ये x था भाई, ये 4, ये क्या था, 4x और 4x 8x था, ठीक है। 8 गुना में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16, x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 आई, तो उस x की वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में डाल दो। इन वन का मतलब है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये कितना जाएगा, 2x + y = 6 था, तो x की वैल्यू डाल दूं मैं 2 गुना 2 + y = 6, 2 दूनी 4 + y = 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 - 4, तो y का मान कितना आ गया 2। x के और y के मान कितने हैं, 2,2। देख लो चाहे यहां से भी पता चल रहा है x के और y के मान कितने हैं, 2,2। x में भी 2 को कट कर रहा है और y में भी 2 को कट कर रहा है। अगर मैं ऐसे लिख देता तो आप समझते कि पता नहीं कहां से वैल्यू आ गई, सही है। तो इसीलिए हमें क्या पता चल रहा है, देखो जो ग्राफ कट कर रहा है ना, वो अगर उसको परपेंडिकुलर, अगर वो x में, अगर उसका इफेक्ट हम x में देखें तो 2 पे जा रहा है,
y में इफेक्ट देखें तो भी 2 पे जा रहा है, तो x में भी 2 और y में भी 2। जहां पे कट करता है वो पॉइंट कहां पे आ रहा होगा, इसका मतलब ये है। तो x में भी 2, y में भी 2, यही समीकरण के हल हैं। 2,2 ऐसा पॉइंट होगा जो यहां पे आ रहा होगा, और वो इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन पे भी आ रहा होगा वो पॉइंट, और इस इक्वेशन पे भी आ रहा होगा। मतलब दोनों समीकरणों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वही तो पॉइंट हल कहलाते हैं जो दोनों समीकरणों को एक साथ सेटिस्फाई कर दें। तो 2,2 दोनों समीकरणों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 तथा समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 4 के 2। 4 के क्या है, हल हैं। दोनों इक्वेशन के जो हल हैं वो क्या है, 2,2, x के मान 2 और y का भी मान 2। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ अभी के भी। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे बोला गया है एक आयताकार बाग है, उस आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। उस टाइम पे हमें उस आयताकार बाग की विमाएं बतानी है। विमाएं क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है आयताकार में। देखना, अब देखो हमें क्या कर लेना होता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब हमें ये मान लेना है लंबाई क्या है और चौड़ाई है क्या। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माना आयताकार बाग की की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। सही है, मैंने क्या माना, देखो माना आयताकार बाग की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। क्लियर। तो देखो अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि इस आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्योंकि मैंने लंबाई को L माना हुआ है और चौड़ाई को B माना है। अब देखो, और साथ साथ में क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो देखो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप देख लेते हैं। सबसे पहले बात परिमाप ही देख लेते हैं होता क्या है। देखो आयत का परिमाप आपने पढ़ा होगा। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। बट हमसे पूछ रहा है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। क्लियर। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा बस। क्लियर है। तो देखो हमसे क्या बोला गया है, अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई वो 36 मीटर है। तो देखो साथ में हम क्या लिख लेंगे, अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 बराबर कितना, L प्लस बी। L प्लस बी 36 दे रखा है, अर्ध परिमाप हमें 36 दिया हुआ है। तो देखो L का मान रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सही है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 36 बराबर L प्लस बी। क्यों आया है, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में L का मान रख दूं, समीकरण 1 में L का मान रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा, 36 तो सेम रहेगा,
एल की जगह पे कितना हो जाएगा, बी प्लस 4 प्लस बी। मैंने क्या करा, 36 को मैंने सेम रखा, एल की जगह पे मैंने बी प्लस 4 रख दिया क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, और बी मैंने सेम रखा। तो अब ये कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू बी और बी कितना हो गया 2b प्लस 4। ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस के 4, और 36 में से 4 आएगा तो अगर 36 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 36 में से 4 गए 32 बराबर कितना आ गया 2b। 2 गुना b, तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये कितना आएगा 32/2 बराबर b। 16 दूनी 32, तो b का मान आ गया 16 मीटर। सही है। b मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। अब देखो अगर मैं b का मान वापस से समीकरण 1 में रख दूं, इन वन का मतलब क्या है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता था 36 बराबर क्या था, l प्लस बी था, b का मैंने मान रख दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर l प्लस 16, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 36 माइनस 16 बराबर l, तो l का मान कितना आ गया, 36 में 16 गए 20। हमें यहाँ से ये पता चल रहा है उस आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर थी। क्वेश्चन में भी तो यही बोला था, क्वेश्चन में देखो जाकर के क्या बोला था, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आ भी तो रही है। देखो चौड़ाई आ रही है 16 मीटर और लंबाई आ रही है 20 मीटर। आयताकार बाग की जो क्या थी, लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, और साथ में देखो अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ था, और अर्ध परिमाप क्या होता था हमारा, लंबाई प्लस चौड़ाई। दोनों को जोड़ करके देखो, लंबाई और चौड़ाई को 36 आना चाहिए, 20 और 16 36 ही तो होते हैं। मतलब हमारा पूरा प्रोसेस जो भी हमने करा है वो बिल्कुल सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको वो पॉइंट बॉटम लाइन पे लिख देता हूँ।